अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 रिलेशनल मॉडल एंड नॉर्मलाइजेशन का नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 23 करने जा रहे हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू दी टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कंटेंट्स ऑफ टुडेज़ लेक्चर। सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करेंगे। उसके बाद जो दो नए टॉपिक्स करेंगे उनमें से एक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस मींस टेबल्स की प्रॉपर्टीज़, और दूसरा कॉर्ड्स रूल्स। कॉर्ड रूल अगर आपको याद हो, डॉक्टर E.F. कॉर्ड जो है ही वाज अ साइंटिस्ट, उसने रिलेशनल मॉडल बनाया था और उसने ये 12 रूल्स दिए थे और कहा था कि जो भी DBMS सॉफ्टवेयर इन 12 रूल्स को फॉलो कर रहा है वो एक्चुअल ट्रू रिलेशनल DBMS कहलाएगा। सो आज के लेक्चर में हम लोग वो 12 कॉर्ड्स के रूल्स पढ़ेंगे, जिसको कि अगर कोई भी DBMS ट्रू रिलेशनल DBMS कहलाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन 12 कॉर्ड्स रूल्स को फॉलो करे। लेट्स मूव ऑन टू द रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशनल DBMS पढ़ा था। रिलेशनल DBMS मीन्स हर वो DBMS जो कि डॉक्टर E.F. कॉर्ड के 12 रूल्स को फॉलो कर रहा है और उसमें रिलेशंस हैं, रिलेशनशिप्स बने हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिलेशनल DBMS। कंपोनेंट्स ऑफ रिलेशनल DBMS हमने कौन कौन से पढ़े थे? 6 मेन कंपोनेंट्स पढ़े थे। फाइल मैनेजर, डेटाबेस मैनेजर, क्वेरी प्रोसेसर, डेटा डिक्शनरी, DDL प्री कंपाइलर एंड DML कंपाइलर। देन वी स्टार्टेड अनदर टॉपिक दैट वाज टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो हमने पढ़े थे। देयर वर टोटल 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस और टेबल्स। एक तो बेस टेबल्स हैं जो कि एक्चुअली हम क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे MS एक्सेस में आपके प्रैक्टिकल में आप लोगों को मैंने टेबल्स क्रिएट करना सिखाए थे, सो दे वर द बेस टेबल्स। दूसरे टाइप की रिलेशन कौन सी है? वो है क्वेरी रिजल्ट्स। मीन्स कि जब भी कोई यूज़र क्वेरी करता है और उसके रिज़ल्ट में एक टेबल जनरेट होके सामने आता है तो वो जो होता है वो क्वेरी रिज़ल्ट टेबल कहलाता है। सो इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिलेशन, यानी जो रिज़ल्ट यूज़र की क्वेरी पे सामने आ रहा है दैट इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ टेबल और रिलेशन। सो दैट क्वेरी रिजल्ट टेबल इज़ वन टाइप ऑफ रिलेशन। और जो थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन हमने पढ़ा था वो कौन सा था? व्यूज़ जो होते हैं वो मेनली किस लिए होते हैं? फॉर सिक्योरिटी ऑफ डाटा। यानी आप चाह रहे हैं कि कुछ यूज़र्स को जो है वो एक्चुअल बेस टेबल्स में से कुछ कॉलम्स आप दिखाना चाह रहे हैं, कुछ को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं और फिर उन व्यूज़ पे भी आप मज़ीद क्वेरीज लगा सकते हैं। सो बेसिकली इनका पर्पस सिक्योरिटी के लिए होता है। तो व्यूज़ भी जो होते हैं वो आप एक्चुअली बेस टेबल्स से ही बना के व्यू एक्सट्रैक्ट करके व्यू बनाते हैं। एक हम इसको वर्चुअल टेबल भी कह सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो one example of a relation. Let's move on to the today's topic now, that is properties of relations की बहुत सारी properties हैं, जिसमें पहली property क्या है? atomic values in the fields. atomic means single value, यानी जब एक टेबल बनता है तो उसमें एक सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, दिस इज़ अ सेल। एक टेबल में सेल क्या है? ये सेल है। ये एक टेबल है ना, जैसे उसमें रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, दीज आर रोज़, दीज आर कॉलम्स। तो ये जो एक बॉक्स है इसको हम एक सेल कहते हैं। तो रिलेशन की प्रॉपर्टी में क्या है कि रिलेशन के अंदर एक सेल के अंदर एक वैल्यू आनी चाहिए। एटॉमिक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स या रिपीटिंग ग्रुप से नहीं होने चाहिए। मींस अगर एक कॉलम में जैसे फ़ोन नंबर का कॉलम है तो किसी स्टूडेंट के 2 फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं, तो उनको एक सेल में नहीं डालना है। एक सेल के अंदर उसका एक ही फ़ोन नंबर एंटर होगा। अगर आपने दूसरा नंबर है पूरा डालना है तो उसको आप दूसरी रो में पूरे रिकॉर्ड फिल करके आप यहाँ पे एंटर करेंगे। सो एक रिलेशन का ये रूल होता है कि एक सेल के अंदर आपने एक एटॉमिक वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आपने उसमें नहीं डालने हैं, रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं डालने हैं। इसको रिपीटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी रिलेशन की क्या है? एंट्रीज फ्रॉम सेम डोमेन। अब जब हम एक कॉलम, एक एट्रीब्यूट बनाते हैं टेबल क्रिएट करते हुए, तो उसमें हम टेबल के नाम, कॉलम्स के नाम बताते हैं ना कि रोल नंबर कॉलम है, इसकी डाटा टाइप जो है वो नंबर है, नेम है, इसकी डाटा टाइप जो है वो टेक्स्ट है। सो डोमेन किसको कहते हैं? यानी वो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ जो कि उसमें एंटर की जा सकती हैं। जैसे रोल नंबर में अब अगर मैंने उसकी डाटा टाइप सेट की हुई है नंबर्स, तो उसकी डोमेन क्या है कि उसमें सिर्फ नंबर्स आ सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज डोमेन, यानी वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो कि आपके उस सेल्स में या उस कॉलम में आ सकते हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। सो रिलेशन की एक प्रॉपर्टी ये है कि
कोई भी जो जैसे एक एट्रीब्यूट है, एक कॉलम है, उसकी जो डोमेन है उसमें जितनी एंट्रीज है वो उस डोमेन को फॉलो करें। जितने भी रोल नंबर्स मैं डालूँगी वो नंबर्स ही होने चाहिए, उसमें कहीं अल्फ़ाबेट ABC नहीं आना चाहिए। सो जो डोमेन सेट कर दी गई है रोल नंबर की, सारी एंट्रीज रोल नंबर ही हो। ये नहीं कि ऊपर आप रोल नंबर डाल रहे हैं, नीचे उसका नाम लिख रहे हैं कॉलम में, सेम कॉलम में। तो सेम कॉलम में सारे जो है वो रोल नंबर्स ही होने चाहिए। सो ऑल एंट्रीज इन द रजिस्ट्रेशन नंबर एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन मस्ट बी फ्रॉम रजिस्ट्रेशन नंबर डोमेन। जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर के कॉलम की डोमेन सेट की हुई है कि इतनी लेंथ हो सकती है, इतनी इसमें सिर्फ नंबर आ सकता है, तो सारी वैल्यूज़ उस डोमेन उस रूल को फॉलो कर रही हों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन क्या है? यूनिक ट्यूपल्स। ट्यूपल्स मीन्स रिकॉर्ड। यूनिक अब कैसे रिकॉर्ड होंगे? जब आप टेबल में प्राइमरी की सेट कर देते हैं, प्राइमरी की सेट कर देते हैं, उससे ऑटोमेटिकली क्या होता है, टेबल आपको उस कॉलम में कोई वैल्यू डुप्लीकेट करने नहीं देता। 1 2 3 आपने जैसे रोल नंबर है, इसका कॉलम है, आपने इसको प्राइमरी की सेट किया हुआ है, तो क्या होगा, आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंटर ही नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर ही आपको एंटर नहीं करने देगा, MS एक्सेस जैसे है। तो रिलेशन की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी हर रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए, हर ट्यूपल यूनिक होनी चाहिए। तो जब एक वैल्यू भी अगर डिफरेंट हो जाएगी, इसका मतलब है पूरा का पूरा रिकॉर्ड यूनिक हो गया ना, डिफरेंट हो गया, वो किसी और से मैच नहीं कर रहा। सो ये हम प्राइमरी की के थ्रू इस वाली प्रॉपर्टी को अचीव कर सकते हैं। सो वन प्रॉपर्टी ऑफ अ रिलेशन इज़ यूनिक ट्यूपल्स और यूनिक रिकॉर्ड्स। Then we have another property of relation, that is unique attribute name, यानी कॉलम नेम। आपने अगर एक टेबल में एक कॉलम नेम रोल नंबर रखा है, तो दोबारा आप रोल नंबर कुछ दूसरे कॉलम का नाम नहीं रखेंगे। एट्रीब्यूट का नेम क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। सो उसके दो कॉलम्स, दो एट्रीब्यूट्स आइडेंटिकल नहीं हो सकते। Then it is the third one property of a relation is insignificant attribute sequence। कॉलम का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, चाहे आप नेम कॉलम पहले बनाएं, चाहे रोल नंबर का कॉलम पहले बनाएं, इससे सॉफ्टवेयर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप जिस सीक्वेंस में रिट्रीव करना चाहेंगे, जो रिकॉर्ड डाटा आप रिट्रीव करना चाहेंगे, वो उसी तरह से मिलेगा, चाहे आप नेम पहले रखें, चाहे रोल नंबर पहले रखें, आप उसको सर्च करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए उनका ऑर्डर, उनका सीक्वेंस सॉफ्टवेयर के लिए मैटर नहीं कर रहा होता। सो रिलेशन की प्रॉपर्टी, इसमें ये एक प्रॉपर्टी आती है कि उसके एट्रीब्यूट सीक्वेंस इज़ अनइम्पॉर्टेंट, इट्स इनसिग्निफिकेंट। फिफ्थ वन जो आपके प्रॉपर्टी है ऑफ अ रिलेशन, दैट इज़ इनसिग्निफिकेंट ट्यूपल सीक्वेंस। मीन्स रिकॉर्ड का सीक्वेंस जो है वो भी इनसिग्निफिकेंट है। चाहे आप रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड पहले एंटर करें, चाहे रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड पहले एंटर करें और रोल नंबर 1 का बाद में करें, या बाद में इनकी सीक्वेंस चेंज करते रहें, ये मैटर नहीं करता। सो आप चाहे रोल नंबर 1 का लास्ट में रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, या मिडल में एंटर कर रहे हैं, या स्टार्ट में एंटर कर रहे हैं, तो ये इनसिग्निफिकेंट अनइम्पॉर्टेंट होता है। आपके सॉफ्टवेयर को इससे कोई फ़र्क यूजुअली नहीं पड़ रहा होता। These were all the properties of the relation. So अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज़ कॉर्ड्स रूल्स, जिसका मैं प्रीवियस लेक्चर में भी जिक्र कर चुकी हूँ। ये डॉक्टर EF कॉर्ड के नाम से ये 12 रूल्स बने गए हैं। डॉक्टर EF कॉर्ड ने ही ये 12 रूल्स बनाए थे, और इसने कहा था कि जो भी डेटाबेस DBMS इन 12 रूल्स को फॉलो करेगी वो ट्रू रिलेशनल DBMS कहलाएगी। सबसे पहला रूल इसका क्या है? रूल नंबर 1, द इंफॉर्मेशन रूल। This rule requires that all the information should be represented as data values in the rows and columns of the table. This is the basis of relational model. यानी ये रूल ये कह रहा है कि टेबल की फॉर्म में सारा डाटा सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट होना चाहिए। एक तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर टेबल्स बने होने चाहिए, जिसमें या टेबल्स वो सॉफ्टवेयर आपको क्रिएट करने की फैसिलिटी दे, जिसमें आप रिकॉर्ड्स को एंटर करें रोज़ और कॉलम्स की सूरत में। मींस हर वो एक इन सिंपल वर्ड्स, हर वो सॉफ्टवेयर जिसमें आप टेबल्स की फॉर्म में डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आपका रिलेशनल DBMS है। सो द इंफॉर्मेशन रूल इज़ रूल नंबर 1 कि डाटा आपका सारा
किस फॉर्म में रिकॉर्ड हो रहा है? टेबल्स की फॉर्म में। इवन मेटा डेटा भी टेबल्स की फॉर्म में होता है। मेटा डेटा क्या था? डेटा डिक्शनरी मैंने आपको पढ़ाई थी ना प्रीवियस लेक्चर में, वो भी टेबल की फॉर्म में होती है। उसमें सारे रिलेशंस के नेम्स लिखे होते हैं, उनके कॉलम नेम्स लिखे हुए होते हैं। इवन मेटा डेटा डिक्शनरी जो होती है दैट इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो दिस इज़ द बेसिस ऑफ रिलेशनल मॉडल। इसी को हम द इंफॉर्मेशन रूल भी कहते हैं। नेक्स्ट रूल इज़ द गारंटेड एक्सेस रूल। अब 3 मेन चीज़ें चाहिए होती हैं कोई भी रिकॉर्ड आप अगर रिट्रीव करना चाह रहे हैं। आप अगर एक किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिट्रीव करना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर से, किसी मेडिसिन का रिकॉर्ड रिट्रीव करना चाह रही हैं, उसके लिए 3 मेन चीज़ें चाहिए होती हैं। रिकॉर्ड रिट्रीवल के लिए आप जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो एसक्यूएल लैंग्वेज में होती हैं, मैं पहले इसका जिक्र कर चुकी हूँ। सो एसक्यूएल लैंग्वेज में जब स्टेटमेंट लिखते हैं तो एक्चुअली उसमें आपको उस स्टेटमेंट में 3 चीज़ें बताना ज़रूरी होती हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो जो आप चीज़ रिट्रीव करना, रिकॉर्ड रिट्रीव करना चाह रहे हैं, उसके रिलेशन का नाम, वो किस टेबल में प्रेजेंट है। ज़ाहिर स्टूडेंट का अगर आप फ़ोन नंबर रिट्रीव करना चाह रहे हैं तो वो स्टूडेंट के टेबल में प्रेजेंट होगा, तो आपको स्टूडेंट के टेबल का नाम पता होना ज़रूरी है, दैट इज़ स्टूडेंट। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी प्राइमरी की क्या वैल्यू है। अगर आप किसी एक स्टूडेंट का चाहते हैं, अगर आप उसका नाम डालेंगे, लेट्स सपोज अक्सा डाल रहे हैं, अक्सा 2 भी हो सकती हैं एक क्लास में, तो 2 नाम 2 रिकॉर्ड उठ के आ जाएंगे, आपको क्या पता कौन सा वाला है। लेकिन अगर आप उसकी प्राइमरी की डालेंगे जो कि यूनिक है, रोल नंबर 1 डालेंगे, तो सिर्फ रोल नंबर 1 वाली एक रिकॉर्ड रिट्रीव होके आएगा। तो आपको दूसरी क्या चीज़ पता होनी चाहिए? प्राइमरी की वैल्यू पता होनी चाहिए। कमांड लिखते हुए टेबल का नेम, प्राइमरी की वैल्यू, और तीसरी चीज़ क्या है? एट्रीब्यूट नेम। यानी आपको चाहिए क्या? जैसे आपको उसका फ़ोन नंबर चाहिए तो उस कॉलम का नेम क्या है? फ़ोन नंबर। अगर आपको उसकी एड्रेस चाहिए तो उसके कॉलम का नेम क्या है? एड्रेस है। सो 3 मेन चीज़ें चाहिए जिसकी बेसिस पे किसी भी रिलेशनल डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव किया जा सकता है। इस रूल को कहते हैं द गारंटेड एक्सेस रूल। मीन्स हर DBMS सॉफ्टवेयर आपको इन 3 चीज़ों के थ्रू रिकॉर्ड्स रिट्रीव करके दे। सो दिस इज़ द रूल नंबर 2। सो ऐसा हर वो DBMS जो कि आपको इन 3 चीज़ों के थ्रू रिकॉर्ड्स रिट्रीव करके दे रहा है, तो उसको भी हम कहेंगे कि वो कॉर्ड्स के रूल को फॉलो कर रहा है। इट्स अ ट्रू रिलेशनल DBMS। रूल नंबर 3 क्या है? सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज़। अब समटाइम्स क्या होता है, प्राइमरी की को तो देखिए आप खाली नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज़ आपको जो है ना वो एरर आता है, आपने प्राइमरी की वैल्यू ज़रूर एंटर करनी होती है। लेकिन अब टेबल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। लेट्स सपोज स्टूडेंट का कोई फ़ोन नंबर ही नहीं है, रोल नंबर, बाकी चीज़ें तो मस्त है ना, रोल नंबर होगा, नेम होगा, लेकिन सपोज़ फ़ोन नंबर के कॉलम में उसके पास फ़ोन ही नहीं है, वो कहते हैं मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, तो अब आपने उस फ़ोन नंबर के कॉलम को एम्प्टी छोड़ देना है। ठीक है, तो DBMS सॉफ्टवेयर में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मिसिंग प्लेसेस को जो है वो एज अ नल वैल्यू मतलब उसको सपोर्ट करे, उसको ट्रीट करे, हर मिसिंग वैल्यू को वो एज अ नल वैल्यू ले। मीन्स इस नल वैल्यू की कोई डाटा टाइप नहीं होती। जैसे रोल नंबर की डाटा टाइप आपने नंबर लिख दी है, नेम की डाटा टाइप आपने टेक्स्ट लिख दी है, तो नल वैल्यू की कोई डाटा टाइप नहीं होती है। वो कोई भी इनएप्लीकेबल इन्फॉर्मेशन है, कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए जो DBMS है वो उसको एज अ नल वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट करता है। इट मीन्स द नल वैल्यूज़ फॉर ऑल टाइप्स मस्ट बी द सेम। चाहे वो रोल नंबर का रोल नंबर में तो आप कुछ डालते ही हैं, चाहे वो आपने नेम नहीं एंटर किया या एड्रेस नहीं उसका एंटर किया, जो भी है वो मिसिंग वैल्यूज़ को एज अ नल वैल्यू उसको ट्रीट करे जो आपका सॉफ्टवेयर है। सो हर DBMS जो कि सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज़ कर रहा है वो भी एक तरह से ट्रू रिलेशनल DBMS कहलाएगा। यानी वो इन सारे 12 रूल्स को जो फॉलो कर रहा है, जिसमें एक रूल ये है दैट DBMS इज़ कॉल्ड एज अ ट्रू रिलेशनल DBMS। रूल नंबर 4 क्या है? एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। अच्छा, अब क्या है, आपको पता है कि एक तो वो रिकॉर्ड है ना जो कि यूज़र एंटर कर रहा है, जो कि यूज़र को चाहिए है। जैसे मेडिसिन का सारा रिकॉर्ड है, मेडिसिन का नाम, उसकी एक्सपायरी डेट, एक ऐसा रिकॉर्ड है, ऐसा डाटा। एक मेटा डाटा भी हमने पढ़ा है, यानी उस टेबल का, उस स्ट्रक्चर का, जैसे स्टूडेंट टेबल है या मेडिसिन का टेबल है, तो उसके टेबल का नाम स्टूडेंट है, उसकी एट्रीब्यूट्स के नाम क्या क्या हैं, रोल नंबर, एड्रेस। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है ना
ये भी मैंने आपको बताया कि टेबल्स की फॉर्म में स्टोर DBMS कर रहा है। सो हर DBMS इसको सपोर्ट करे, यानी वो उसके अंदर डेटा डिक्शनरी हो एक तरह से, कि वो ऐसे रिलेशंस बनाए जो कि सारे स्ट्रक्चर, जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन को स्टोर करे। सो DBMS ये डेटा डिक्शनरी खुद मेंटेन कर रहा होता है, और यूज़र्स जो हैं वो डेटा डिक्शनरी यानी मेटा डाटा को भी वो अलाउ करे कि यूज़र्स मेटा डाटा को भी एक्सेस कर सकें, वो डेटा डिक्शनरी को एक्सेस कर सकें। यानी हर रिलेशनल DBMS को चाहिए कि एक तो वो जो है एक एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग यानी डेटा डिक्शनरी मेंटेन भी कर रहा हो और यूज़र्स के रिक्वेस्ट पे उसको वो दिखा भी रहा हो। सो दिस इज़ रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। हर DBMS सॉफ्टवेयर में टेबल्स बनाने के लिए, रिकॉर्ड्स को एंटर करने के लिए लैंग्वेज सपोर्ट होनी ज़रूरी है। मींस जैसे MS एक्सेस में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। हम आगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स करेंगे, आपको मैं सिखाऊंगी SQL में कमांड्स कैसे लिखते हैं कि हम रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स डिलीट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सो रूल नंबर 5 ये कहता है कि हर DBMS सॉफ्टवेयर किसी न किसी लैंग्वेज को सपोर्ट करे। और वो लैंग्वेज में क्या क्या काम हो सकता है? डेटा डेफिनेशन का काम हो सकता है, बताएं कि डेटा कैसा है, ठीक है, मतलब जैसे एट्रीब्यूट के नेम्स हो गए, आपके यानी टेबल्स की जो डेफिनेशंस है, ठीक है, वो टेबल बनाने का तरीका जो है, सो टेबल्स भी बना सकें, ऐसी कमांड्स हों जिससे हम व्यूज़ भी बना सकें, ऐसी कमांड्स हों डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस जिससे हम डेटा को डिलीट इंसर्ट भी कर सकें। यानी वो लैंग्वेज इन सब कमांड्स को सपोर्ट कर रही हो। वो लैंग्वेज सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, अगर आप सिक्योरिटी लगाना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज के थ्रू, इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स लगाना चाह रहे हैं कोई, तो वो लैंग्वेज इसको भी सपोर्ट करे। कोई ट्रांजैक्शंस आपने करनी है, ट्रांजैक्शंस की एक एग्जांपल ये है, जैसे आप मनी विथड्रॉ करते हैं बैंक से, सो इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम वन अकाउंट एंड इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन को मैनेज करने वाले ऑपरेशंस जो है ना, वो लैंग्वेज सपोर्ट करे, यानी वो उस लैंग्वेज के थ्रू हो सके। सो ऐसी लैंग्वेज को वो सपोर्ट करे जिससे ये सारे 5 काम हम करवा सकें। सो दैट DBMS software can be called as a true relational DBMS software if it's following this rule as well. Rule number 6 क्या है? व्यू अपडेटिंग रूल। सो आप यानी जब भी व्यूज़ में कोई चेंजेस करते हैं, उनको अपडेट करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर उसको अपडेट करने को सपोर्ट करे। व्यूज़ हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो व्यूज़ की अपडेशन को सपोर्ट कर रहा हो आपका सॉफ्टवेयर, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रू रिलेशनल DBMS। रूल नंबर 7 ये है, हाई लेवल insert, update and delete. Now what does that mean? The rows should be treated as sets during insert, update and delete operations. Sets को कैसे जो है वो ट्रीट किया जा रहा है? मीन्स कि अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स में चेंजेस करना चाह रहे हैं, यानी आप चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जो है वो सब्जेक्ट लिखा हुआ है कंप्यूटर, वहाँ कंप्यूटर की जगह इंग्लिश लिखा जाए, लेट्स सपोज, तो DBMS इस चीज़ को सपोर्ट करे, वो मल्टीपल रोज़ में एट अ टाइम अपडेशन को सपोर्ट करे। सो आपका कॉड रूल ये कहता है कि मल्टीपल रोज़ को भी एट अ टाइम हैंडल करने को आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। दिस इज़ रूल नंबर 7। रूल नंबर 8 क्या है? फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस। यानी यूज़र अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है कोई, ठीक है, लेट्स सपोज कोई वेबसाइट्स के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, यानी अपनी डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, तो अगर बैक एंड पे जो डाटा जहाँ पड़ा हुआ है, जाहिर है आप जब ऑनलाइन अपने घर से उसको एक्सेस कर रहे हैं तो डाटा एक्चुअली तो किसी और कंप्यूटर पे पड़ा है ना, तो अगर आप वो जगह उसकी कंप्यूटर की कोई स्टोरेज डिवाइस चेंज भी करते हैं, उसकी कोई उसमें चेंजेस भी लाते हैं, तो उससे उसके फ्रंट एंड में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए, उसको उसी तरह वो नज़र आना चाहिए यूज़र को जैसे वो पहले नज़र आ रहा था। सो दिस इज़ फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस हम लोग पहले पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो हर वो DBMS जो कि फ़िज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहा है, सो हम कहेंगे
कि वो इट्स अ ट्रू रिलेशनल DBMS। देन इज़ लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आपने टेबल का लेट्स सपोज नाम रख दिया है तो उससे भी नाम चेंज कर दिया, पहले एम्प था फिर एम्प्लॉय कर दिया, उससे भी यूज़र के एंड पे कोई चेंज की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, उसको वो वैसे ही नज़र आए। उसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो कि उसका फ्रंट एंड है जो उसको नज़र आ रहे हैं उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत ना हो। सो ये रूल ये कहता है कि हर DBMS में लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहा हो। रूल नंबर 10 क्या है? इंटेग्रिटी डाटा इंडिपेंडेंस रूल। अब इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स मैंने आपको बताया, जैसे कॉन्स्ट्रेंट आपने लगा दिया एक कॉलम पे कि इसमें सिर्फ नंबर्स एंटर हो सकते हैं, तो ये एक तरह के ये इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट है ना, कि उससे क्वालिटी ऑफ डाटा मेंटेन होगी, कि वो जब उसमें सिर्फ नंबर्स ही आ सकते हैं, कोई गलती से उसमें अल्फ़ाबेट एंटर नहीं करेगा। अब वो कह रहे हैं कि इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स जो है ना वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम से इसका कोई ताल्लुक़ ना हो, वो अलहदा से कैटलॉग में स्टोर हो सकते हैं। उसका जो फ्रंट एंड जो यूज़र का एंड बना रहे हैं ना, जो यूज़र जिस एंड के थ्रू जो एक सामने यूज़र के फॉर्म आ रहा है जिसमें उसको सारा डाटा नज़र आ रहा है, तो वो उससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपने कॉन्स्ट्रेंट्स बैक एंड पे लगाए, आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यूज़र के एंड पे यूज़र के सामने जो लुक है उसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ इंटेग्रिटी डाटा इंडिपेंडेंस रूल। रूल नंबर 11 क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल। अब जैसे नाजरा का डेटाबेस है, मे बी एक जो है मतलब इतने पूरे मुल्क के जो है वो सिटीज़न्स का डाटा पड़ा हुआ है, वो किसी एक कंप्यूटर में ज़रूरी नहीं है पड़ा हो, वो बहुत सारे कंप्यूटर्स में पड़ा हो सकता है। लेकिन जब एक बंदा इस्लामाबाद ऑफ़िस में, नाजरा ऑफ़िस में बैठा हुआ उस डाटा को रिट्रीव करता है, तो उसको ऐसा नहीं फ़ील होता कि वो कहीं स्प्लिट जगह से आ रहा है, ठीक है, आपकी उसकी फ़िज़िकल लोकेशन मैटर नहीं कर रही होती है। सो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस शुड ऑपरेट सक्सेसफुली व्हेन द डाटा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। उसको फ्रंट एंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा अगर बैक एंड पे डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड भी पड़ा हुआ है, आधा किसी और कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, आधा किसी और कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है। सो फिज़िकल लोकेशन कोई और हो सकती है डाटा की, डाटा में भी कराची के किसी कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, and the control program and the application may be different but the distribution should not affect the functioning of the application। लेकिन वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू उसको रिट्रीव किया जा रहा है, कहीं और वेबसाइट है, आप कहीं और ऑनलाइन उस डाटा को एक्सेस करें, व्यू करें, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से व्यू में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। आपकी सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुआ हुआ है, आप उसके थ्रू जब बैक एंड से किसी और लोकेशन से डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन की फंक्शनिंग में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल। लास्ट रूल इज़ द नॉन सबवर्जन रूल। रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 ये कहता है कि सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि उसको कोई बाईपास ना कर सके। बाईपास मीन्स उसको क्रॉस ना कर सके, उसको तोड़ ना सके। हर DBMS में सिक्योरिटी के फीचर्स होने चाहिए, इंटेग्रिटी फीचर्स होने चाहिए, और कोई भी यूज़र उन सिक्योरिटी फ़ीचर्स को, इंटेग्रिटी फ़ीचर्स को बाईपास ना कर सके। आपने इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट डोमेन सेट की हुई है, रोल नंबर में जी अल्फ़ाबेट ना एंटर हो सके, लेकिन यूज़र जब डाले तो ये ना हो कि वो रोल नंबर में नंबर भी डाल रहा है, वो इसको बाईपास ना कर सके, वो उस सिक्योरिटी को, उस इंटेग्रिटी को बाईपास ना कर सके, यानी उसकी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और इंटेग्रिटीज़ होनी चाहिए। सो इसीलिए उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी नहीं लगाई जाती, बल्कि DBMS लेवल पे लगाई जाती है। जैसे मैंने MS एक्सेस में जब बनाए थे, कॉलम्स बनाए थे, रोल नंबर्स को मैंने नंबर सेट कर दिया था, तो मैंने DBMS लेवल पे ये कॉन्स्टेंट, इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट लगा दिया था। इसकी वजह से कोई भी इसको बाईपास नहीं कर सकता। सो ऑल दीज 12 रूल्स, डॉक्टर EF कॉट्स के रूल्स जो हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द बेसिस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स। हर वो DBMS सॉफ्टवेयर जो कि इन 12 रूल्स को फॉलो करेगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ ट्रू रिलेशनल DBMS। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। होपफुली आप लोगों को ये 12 रूल्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसको आपने अच्छी तरह से मेमोराइज़ भी करना है, समझना भी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।